Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 15, generation with limited energy supply. And subtopic is hydrothermal scheduling. Previously भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर पे लिमिटेशंस होती हैं और कोई भी सिस्टम नॉर्मली ना ही प्योर थर्मल होता है ना ही प्योर हाइडल मिक्स होता है, तो इसलिए हाइडल का जो पार्ट है वो भी हम कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे दोनों की स्केजुलिंग में कैसे हम इनको कर सकते हैं स्केजुल। ये फिगर आपने पहले भी देखी है, इसमें वही आपके पास ये आपके पास थर्मल पावर प्लांट है और दूसरा ये आपके पास हाइडल पावर प्लांट है। अभी थर्मल पावर प्लांट में मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास स्टोरेज है और ये स्टोरेज जो है वो आपके पास ऑयल इनपुट होता है, स्टोरेज में ऑन साइड जो है वो स्टोर होता है, पावर प्लांट जो है इसको यूज़ करता है और आउटपुट आपको पी मेगावाट पावर आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाती है। इस स्टोरेज टैंक में आप मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है, ये आप इस पे लिमिट है। मिनिमम आपको कोई भी रिजर्व मेंटेन रखना है एट द एंड ऑफ द डे, वो इसकी लिमिट्स आएंगी। तो ये हमने उसमें हमने ये कंसिडर कर लिए हैं कि लिमिटेड सप्लाई के साथ या कैसे आप जो है वो स्केजुलिंग करते हैं, और उसमें हमने देखा था कि हमने अपना एल्गोरिथम जो है वैसे यूज़ करना है जो लिमिटेड सप्लाई को जो है वो कंस्ट्रेंट को कंसिडर करे और आपके पास मोस्ट इकोनॉमिक जो है वो रिजल्ट मिले इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का। ये आपके पास हाइडल पावर प्लांट है, इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस कह सकते हैं बताए गए हैं नॉर्मली। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी टाइप्स भी थोड़ी थोड़ी। ये इसका एक फ्लो है, इनफ्लो है। ये आपके पास रिजर्वायर है जिसमें आपने एक वॉल्यूम है V1 जो मेंटेन करना है, और ये आगे 2 डिस्चार्ज हैं या इसके बाद ये डैम, इसके बाद ये रिजर्वायर है, ये सारा एरिया, ठीक है। अब इसमें एक वेरिएबल है S और एक होता है Q। Q वही Q है जो हमने उसमें अभी फ्यूल में यूज़ किया है, उसी टाइप का है। ये भी डिस्चार्ज है इसका वाटर का, कि वाटर जो है वो डिस्चार्ज होता है आपके पास। अब अगर हम से सिंपल कंसिडर करेंगे तो ये वो वाटर होगा जो रिजर्वायर में से पास करेगा थ्रू पेन स्टॉक एंड देन यहाँ पे वो उसमें टरबाइन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये डिस्चार्ज जो है वो उसका होगा। एस जो है नॉर्मली ये स्पिल के लिए यूज़ होता है, स्पिल वे होता है नॉर्मली। जब आपके पास जो है ये नॉर्मल ऑपरेशन में स्पिल वे जो है वो कंट्रोल करता है वाटर को मेंटेन करने के लिए, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर आपके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके टरबाइंस ऑन नहीं है और वाटर इनफ्लो कंटिन्यूसली हो रहा है, और अगर आपका वाटर जो है वो अबव द डैम जो है वो फ्लो करता है तो वो डैमेज कर सकता है। तो ये स्पिल वे उसी की बनाया जाता है ताकि वाटर जो है वो इसमें से आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल्ड फ्लो जो है वो रह सके। क्यू जो है वो वाटर है जो टरबाइंस के थ्रू जो है वो निकलता है, और ये अब यहाँ पे मल्टीपल हाइडल हो सकती हैं, मल्टीपल सीरीज़ में भी हो सकती हैं, पैरेलल में भी। अब यहाँ पे मुख्तलिफ टरबाइन जैसे लेट्स सपोज आपके पास 5 यूनिट्स हैं तो 5 टरबाइंस होंगी, तो ये जो क्यू है ये टोटल जो है ये सबका जो है वो सम भी हो सकता है, और इंडिविजुअल एक के लिए अभी हमने डिसाइड किया हुआ है। तो ये सिंबल्स हैं जो इसमें आगे यूज़ होंगे, जनरल डिस्कशन इसमें आ रही है। अब आपके पास जो हाइडल होता है वो नॉर्मली प्योर बिल्टअप नहीं होता सिर्फ उसके लिए इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन में ये कभी भी सिर्फ उसके लिए नहीं यूज़ होता इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। तो आप इनको क्या प्रोसेस फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन पर्पसेस के लिए, फिशरीज़ रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, वाटर सप्लाई के लिए भी यूज़ हो सकता है। ये अब ये चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं ये मिल के ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो रिसोर्सेज जो हैं
वो डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। ठीक है। अब आपके पास लेट्स सपोज फ्लड कंट्रोल, अभी आप पाकिस्तान के सिनेरियो में मानसून सीज़न में जब आपके पास सीज़न आता है, तो अब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो फ्लड कंट्रोल के लिए आपने उसका पानी का कंट्रोल जो आउट ऑफ द डैम है वो उसको कंट्रोल करना है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वाटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वाटर में, ये द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन यूनिट ऑफ स्टोर्ड वाटर से क्यूबिक फुट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन केस ऑफ 62.4 पाउंड्स टाइम्स द हाइट इन द फीट। ये बेसिकली क्या होता है आपके पास कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को आपने कन्वर्ट करना होता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। तो आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और देन इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पी जो जिसको आप कहते हैं। ठीक है। अब जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप ये दो चीज़ें हैं, हाइट नॉर्मली ये वर्ड यूज़ होगा, ये हेड कहते हैं इसको एच यूज़ करेंगे, और वेट क्या होता है, एम जी इंटू एच बन जाएगा ये। ठीक है। तो ये किसका फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का। ओके। ये आपके पास वेट है, फोर्स वही फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। क्लियर हो गया। और उसी से आपने एम जी एच, फिर ये हाफ एम वी स्क्वेयर बनता है, और फिर जो है वो आपके पास अल्टीमेटली वाट्स। तो एक अगर पानी है हेड जिसका 42.5 फीट है और 1000 क्यूबिक फीट वेट है इसका, एम जी जो है 1000 क्यूबिक फीट है, तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा 1 किलोवाट आवर। अगर इसको करस्पॉन्डिंगली देखें तो अगर एक वाटर लेवल है जिसका हेड जो है वो 42.5 क्यूबिक फीट है, और 42.5 क्यूबिक फीट जिसका वॉल्यूम है, वेट है, तो वो प्रोड्यूस 1000 फीट से हेड के साथ है, तो वो भी एनर्जी जो है वो 1 किलोवाट करेगा। तो बेसिकली हमने क्या देखना होता है, वेट ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ वाटर आपको पता है कहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो क्या आएगा, हमारे पास उसका वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम जो है वो हम उसको यूज़ करेंगे इसको एनर्जी कैलकुलेशन में। ये बेसिक आइडल पावर प्लांट मॉडल है। ये आपके पास बेसिकली डैम होता है जिसमें आपने वाटर को जो है वो स्टोर करना होता है। तो ये आपके पास ये डैम का बैक रिजर्वायर है जिसमें आपने बॉडी ऑफ द वाटर इम्पाउंडेड बाय द डैम, ये मास आपने स्टोर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये पास करता है थ्रू ट्रैश रैक्स एंड इनटेक, और देन थ्रू पेन स्टॉक ये वाटर फ्लो करता है। अब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर है, यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। क्लियर होगी। और यहाँ पे आपके पास जब वाटर पास करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मोशन में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और ये आपके पास आ गया पावर हाउस। ये पावर हाउस का पोर्शन है जिसमें आपके पास जो है वो टरबाइंस लगी होती हैं, और टरबाइंस और जनरेटर आप एट ग्राउंड फ्लोर लेट्स अंडरग्राउंड ग्राउंड फ्लोर ये आपके पास टरबाइन होगी, और उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास जनरेटर होगा, और सिंगल एक्सिस, ये सेम एक्सिस पे, ये एक्सिस पे होंगे। तो जैसे ही पानी वाटर विल पास थ्रू दिस टरबाइन, तो वो रोटेशन आएगी और जनरेटर रोटेट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये आपके पास क्यू है। तो बेसिकली ये यहाँ पे आर आपके पास यहाँ पे था। ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे क्यू है। क्लियर हो गया। और ये आपके पास टोटल वॉल्यूम है, और यहाँ पे आपके पास हेड है।
बेसिकली हेड जो है वो डिसाइड होता है यहाँ से कि ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है, ये जो लोएस्ट साइज का पॉइंट है ये यहाँ से लेके ड्राफ्ट ट्यूब का अपर बे जो है उसमें, और उसकी हाइट और जो डैम में आपके पास रिजर्वायर है, दोनों के तरफ जो डिफरेंस है वो ग्रॉस हेड कहलाता है। और ये नेट हेड ग्रॉस हेड जो है वो आप यूज़ करेंगे, इसके बाद में हम नेट हेड भी कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास बेसिकली अगर जिस तरह हमने उसमें स्टडी किया था इंक्रीमेंटल रेट में आपका थर्मल पावर प्लांट, तो ये नेट हेड के लिए ये डिसाइड हैं, 4 यूनिट्स हैं जिनके अपने अपने जो हैं वो यूनिट इंक्रीमेंटल वाटर रेट्स। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वाटर रेट्स में थर्मल में हमने पढ़ा था इंक्रीमेंटल रेट्स इस तरह। तो यहाँ पे एकड़ फीट वॉल्यूम पर मेगावाट आवर, तो एकड़ इंटू हाइट फीट, ये पूरा वॉल्यूम डिसाइड करेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका यूनिट्स ये वाई एक्सेस पे ये हैं, और आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है वो ये है। अभी हम इसको इंडिविजुअली डिसाइड करें, आगे डिस्कस करेंगे कि ये कब जो है ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है इसके बाद शेप चेंज। अच्छा, ये इंडिविजुअल हमने ड्रा कर लिया, और जो लीनियर कर्व है नॉर्मली वाटर लीनियर कर्व ऑफ इनपुट वाटर वॉल्यूम रिक्वायरमेंट पर यूनिट टाइम एज ए फंक्शन ऑफ पावर आउटपुट, ये वही कर्व है। इनपुट जो है अब वहाँ पे भी इनपुट फ्यूल था, यहाँ पे अब इनपुट आपके पास वाटर है, क्यू एकड़ फीट पर आर। ये आपको हाइडल 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 प्लांट को इनपुट है, और आउटपुट जो है वो आपके पास मेगावाट है। ठीक है, ये बिल्कुल लीनियरली बिहेव करता है, बिल्कुल लीनियर कर्व है, स्ट्रेट लाइन है आपको नज़र आ रही है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, ये इसका मिनिमम लोड है का, जो जिस तरह पी मिनिमम हम कहते थे, और ये इसका रेटेड लोड है। इस पे ये रेटेड लोड पे इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो रेटेड लोड जो है उस तक ये कर्व जो है वो ये कर्व बिल्कुल लीनियरली बिहेव करता है। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाती है। मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है वो जैसे यूनिट जो है वो इस पॉइंट को क्रॉस करता है रेटेड वैल्यू से अबव, तो इसके बाद जो है वो उसको ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द दिस पोर्शन। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाती है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक का इनपुट आउटपुट कर्व है, और जो नेट हेड है वो हमने कांस्टेंट रखा हुआ। ठीक है, अब इसी ये नेट हेड का ये देखें, इसी का आपने वही जिस तरह डी एफ बाई डी पी पार्शियल इंक्रीमेंटल हीट रेट का, उसी का ये इंक्रीमेंटल जो है वो वाटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यू है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी क्यू बाय डी पी। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट वाट, तो ये यूनिट है एकड़ फीट पर किलोवाट आवर, ये आपके पास कर्व है। अब ये वेरिएबल हेड्स जिस प्लांट में नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि फिक्स हेड के साथ होते हैं, जिसमें वेरिएबल हेड हों, तो फिर आपके पास ये कर्व जो है वो ये आपके पास वेरिएबल कर्व का है, इनपुट आउटपुट कर्व जो है वो कहलाता है। ये सिंगल के लिए ये था, तो ये वेरिएबल कांस्टेंट 400 फीट देखें, ये वाला 400 फीट, ये हेड जो है वो 450 है, और ये जो है वो 495। ठीक है, तो हेड ज़्यादा करने से, हेड ज़्यादा किसी एक पॉइंट पे देखें, अगर हेड ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो एनर्जी है, एनर्जी का लेवल वो हाई हो जाता है, तो कम डिस्चार्ज के साथ आप आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये डिस्चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्चार्ज जो है वो कम है। क्लियर हो गया? तो इस तीसरे में जब हेड और ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे डिस्चार्ज और कम है, लेकिन पावर आउटपुट उसका सेम है। तो आप कह सकते हैं कि जब आप हेड बढ़ाते हैं तो एनर्जी का लेवल, पोटेंशियल एनर्जी का लेवल एच जो है, एच बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। ये अब आपके पास एक और प्लांट का, ये जो लास्ट हमने पढ़ा ये सिंपल हाइडल प्लांट था, जिसमें आपके पास जो है वो सिंपल एक रिजर्वायर है, और उसके आगे जो है वो आपके पास टरबाइन लगी हुई है, और वो आपको जो है वो वाटर फ्लो जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट होता है कि पंप स्टोरेज जो है वो हाइडल प्लांट्स, पंप स्टोरेज हाइडल प्लांट्स क्या होते हैं, जिसमें आपके पास
बिफोर द टरबाइन और आफ्टर, दोनों पे आपके पास जो है वो रिजर्वायर्स होते हैं। ठीक है, जब आपके पास पीक आवर्स होते हैं जिसमें आपके पास आपको ये प्लांट की ज़रूरत होती है, तो आप इस प्लांट को यूज़ करते हैं कि आपका प्लांट का जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है वो कर रहा होता है कि रिजर्वायर, मेन रिजर्वायर से टरबाइन में फ्लो करता है पानी, और टरबाइन के थ्रू जो है वो आगे उसके बाद जो है वो नेक्स्ट रिजर्वायर में जो 4 वे के बाद आता है उसमें 4 वे में फ्लो कर देता है। अब आपको जब पीक आवर्स में जब आपके पास ऑफ पीक आवर्स होते हैं, जब वो हाइडल प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं उस दौरान में कि आपके पास एनर्जी एक्सेस अवेलेबल हो, तो हम क्या करते हैं कि हम उस पानी को जो सेकंड रिजर्वायर में 4 वे के बाद गया था उसको दोबारा हम जो है वो पंप करके मेन रिजर्वायर में सेंड करते हैं, तो वो पानी दोबारा वो पीक आवर्स में यूज़ होता है। ये इसको हाइडल पावर प्लांट्स कहते हैं। थोड़ा सा इनको आप देख लीजिएगा, इनकी टाइप्स, इनकी कंस्ट्रक्शन, ये अपने बुक में भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं और वहाँ पे भी और किसी रेफरेंस से भी देख लीजिए। ठीक है जी। और फिक्स नेट हाइड्रोलिक हेड के साथ जो है वो ये कर्व जो है वो ये उसके लिए दिया हुआ है। ये वही सिंपल देखें कि जो आउटपुट है वो ये इसका आउटपुट है और ये इनपुट है। इस आर में आप इसको इनपुट एनर्जी करते हैं और पानी का लेवल जो है वो आप जो है वो मेन रिजर्वायर में राइज करते हैं। तो अब इसमें बहुत फ्लो हैं, एक किस्म का कह लें कि वाटर फ्लो हैं या एनर्जी फ्लो हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो वाटर जो है वो अब यहाँ पे अब आपके पास मेन रिजर्वायर में पहुँच गए। तो आप इसके लिए कि वाटर कैसे पंप करते हैं, आप दो मुख्तलिफ नॉर्मल की, पहले तो नॉर्मल यही था कि आपके पास हाइड्रोलिक टर्बाइंस होती थी सेपरेट, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मेन रिजर्वायर से वाटर फ्लो करवाते थे, और फिर आपके पास मोटर ड्रिवन पंप्स होते थे जो आपका वाटर जो है वो एक रिजर्वायर से ऊपर अपस्ट्रीम रिजर्वायर पे जो है वो आपको पंप कर देता था। और अब आजकल जो है वो नॉर्मली क्या है कि आपके पास रिवर्सिबल हाइड्रोलिक पंप टर्बाइन ये भी आपके पास अवेलेबल हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं कि वही टर्बाइन जो है वही एक टाइम पे जो है वो वाटर को मेन रिजर्वायर से फ्लो करवाती है डाउन स्ट्रीम और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और सेकेंड टाइम में आप उसको इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो वाटर जो है वो डाउन स्ट्रीम पॉन्ड से मेन रिजर्वायर तक आपको पहुंचा के देती है। और ये जो इसका ये एफिशिएंसी है ऑफ द ऑपरेशन फॉल व्हेन द पंप इज ऑपरेटेड अवे फ्रॉम द रेटिंग ऑफ द यूनिट। ऑब्वियसली आप उसको जब भी आप इसको रेटिंग से हट के यूज़ करेंगे तो ये इसकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन होगी। Most plants will only operate these units in the pumping mode as a fixed pumping load. आप एक उसको यूज़ करेंगे। तो अब आपके पास जो है वो पंप स्टोरेज प्लांट की जब स्केड्यूल आएगी तो उसमें भी हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि वो नेसेसिटी ऑफ रिकग्नाइजिंग द वेरिएबल हेड इफेक्ट। तो वेरिएबल हेड के जो इफेक्ट्स हैं वो भी हमने कंस्टेंट्स में डालने हैं कि ये कैसे हम इनको कैटर फॉर करेंगे। ये मैंने ज़्यादा इसको डिटेल में डाला है ताकि आपको टर्मिनोलॉजी जो क्लियर हो। तो आपके पास हाइड्रो प्लांट मॉडल्स में दो प्लांट मॉडल्स आ जाते हैं, पंप स्टोरेज और कन्वेंशनल स्टोरेज हाइड्रो प्लांट्स। पंप स्टोरेज में आपके पास दो प्लांट्स होते हैं, ऑफ पीक में आप उसको जो है वो दोबारा मेन रिजर्वायर को यूज वाटर को दोबारा उससे फिल करते हैं। जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो दोनों हैं इनके ये जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिसाइड होते हैं hydraulic configuration that exists where plant is installed or the requirement of water flow that may have nothing to do with the power production। वाटर फ्लो का जो वाटर फ्लो है वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ पावर प्रोडक्शन के लिए हो। वाटर फ्लो कंट्रोल एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, वो किस टाइम पे फ्लड कंट्रोल जैसे हमने कहा, आप किसी भी आपका ये जो अभी आगे ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि आपका जो सेकेंड उसमें फ्लड को कंट्रोल करने के लिए वाटर फ्लो कराते हैं। इसके बाद जो रिवर आता है डाउन स्ट्रीम जो रिवर होता है उसमें आपने उसके लिए फिशरी के लिए जो है वो उसको आप कभी भी ब्लैंक नहीं कर सकते, कंटिन्यूस सम वाटर इज फ्लोइंग। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक कन्फिग्रेशन क्या होती है,
हाइड्रोलिक कन्फिग्रेशन ये होती है कि आपके प्लांट्स जो हैं वो हाइड्रोलिकली कनेक्टेड सीरीज और पैरेलल में हो सकते हैं। सीरीज और पैरेलल में कैसे हो सकते हैं? एक रिवर है, अब आपके पास एक ही रिवर है और उस पर एक ये आपके पास पावर हाउस है, रिजर्वायर है, और एक ये है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। अब दूसरा क्या है, ये आपके पास एक पावर हाउस है, यहाँ पे इससे पानी जो है वो डाउनस्ट्रीम पे फ्लो करता है और नेक्स्ट स्टेज में आगे किसी और जगह पे आपके पास दूसरा पावर हाउस है सीरीज में, ये इसमें से दोबारा ये वाटर की एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। जैसे ये तरबेला डैम और गाजी बरोथा की ये सिंपल एग्जांपल है। तो ये अपस्ट्रीम प्लांट है, ये अपस्ट्रीम प्लांट है ये वाला आपके पास, और ये आपके पास जो है वो डाउनस्ट्रीम प्लांट है। ठीक है, ये अब आप मुख्तलिफ ट्राइबिलिटीज़ हो सकती हैं प्लांट्स के दरमियान, ये उनका क्या रिलेशन होगा, कम्प्लिकेशंस होंगी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, तो हम आगे देखेंगे क्या क्या कम्प्लिकेशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो दैट कंट्रीब्यूट्स द वाटर स्टोर्ड बिहाइंड है डाउन स्ट्रीम डैम। तो अब इसमें जो डाउन स्ट्रीम डैम है इसमें कितना वाटर स्टोर होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास मुख्तलिफ हालात होंगे, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Situation becomes even more complex when pump storage plants are constructed in conjunction with conventional hydroelectric plants। तो यहाँ पे भी आपके पास इसका ऑपरेशन का सिनेरियो डिफरेंट होगा, इसका ऑपरेशन का सिनेरियो डिफरेंट होगा। ये कंजंक्शन है, दोनों का सीरीज कंजंक्शन है, तो ये दोनों जो हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने दो चीज़ें देखनी है, एक चीज़ तो ये देखनी है कि वाटर फ्लो जो है, ठीक है, स्केड्यूलिंग ऑफ द वाटर, ये अब ये इसके साथ मिलके, तो फिर हमने ये देखना है कि कैसे हम इसको स्केड्यूलिंग के कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए हमने ऑप्टिमल ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम को जो है वो ऑप्टिमल ऑपरेशन को जो है वो इंश्योर करना है विद मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आपके पास जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होती है, स्केजुलिंग होती है, ये नॉर्मल ऑपरेशन जो है ये इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का ये मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है थर्मल जनरेशन सिस्टम। थर्मल जनरेशन सिस्टम में सिंपल आपके पास फ्यूल इनपुट आता है, उसके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू द हाइडल जो है उसका इसका ऑपरेशन जो है वो सिंपलर होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में क्यों ये मुश्किल होता है, ये इनकी कपलिंग है। एक तो इलेक्ट्रिकल कपलिंग है कि सारे प्लांट्स आपके पास सेम लोड को सर्व कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं, ये उसमें भी होता है जनरेशन थर्मल में भी। लेकिन हाइड्रालिकली कपलिंग जो है, हाइड्रालिक कपलिंग वो मेजर रोल प्ले करती है। अब जैसे आपके पास तरबेला है और गाजी बरोथा को देखें, अब उसमें देखते हैं कि आप दो प्लांट सीरीज में लगे हुए हैं, तो तरबेला का वाटर फ्लो जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा डाउन स्ट्रीम पे जो गाजी बरोथा है। तो ये एक नई कम्प्लिकेशन आपके पास आएगी। ठीक है, तो इन कम्प्लिकेशंस की वजह से इसका ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। अब आपके पास कोई भी दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम सेम नहीं हो सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप आगे भी इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक डैम का, हर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का हेड जो है वो डिफरेंट होगा। जो वो हेड, जैसे अब तरबेला का डिफरेंट होगा, वर्षे का डिफरेंट होगा, और फिर दूसरा मैन मेड स्टोरेज है और रिलीज एलिमेंट यूज टू कंट्रोल द वाटर फ्लो एंड ये जो मैन मेड एलिमेंट्स हैं और इनको कैसे वाटर को रिलीज़ करेंगे, इस पे जो कंट्रोल होता है, जो मुख्तलिफ रेगुलेशंस होती हैं, ये हर एक प्लांट को डिफरेंट बनाती हैं। अब तरबेला के सामने जो है वो भी है, गाजी बरोथा भी है, तो उसमें उस सिनेरियो को कंसिडर करना है। अब वर्षक या उसके बाद मंगला को देखते हैं, मंगला के बाद ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब मंगला के बाद अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम पे जो है वो आपका इरिगेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा, उसको आपने कंसिडर करना है, उसका वाटर फ्लो जो है वो इरिगेशन सिस्टम डिक्टेट करेगा। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल, और अब इसमें नेचुरल जो है वो टाइप्स भी आ जाती हैं कि इनफ्लो में आपके पास क्या है, तो वर्षिक में समर में आपके पास इनफ्लो कैसा होता है, उसमें आपके पास तरबेला में कैसा होता है, तो वो डिफरेंसेस भी जो हैं वो इनको जो है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं।
अब मुख्तलिफ रिवर्स की जो रिवर सिस्टम नॉर्मली सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा इसकी डायमेंशन, इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होंगी इसमें, ठीक है। तो वो विद डैम्स इन सीरीज हाइड्रोलिकली अलॉन्ग द एक रिवर पे डैम जो है वो डैम जो है वो सीरीज में उस पर कंस्ट्रक्टेड है। ये सिंपल रिवर, अब ये रिवर सिस्टम जो है वो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बड़ा कम्प्लेक्स भी हो सकता है। थाउजेंड ऑफ, जैसे सिंध जो है ये कहाँ से चलता है और जाके कराची में तकरीबन 15 to 2000 किलोमीटर इसका वो रेंज बनता है। ये अब ये भी एक कम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। और फिर एरिया, मल्टी नेशनल एरिया, अब जिस तरह ये KPK में है, पंजाब में है, सिंध में, तीनों को जो है वो टच कर रहा है, तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट होंगी और कम्प्लेक्स होंगी। ये जनरल डिस्कशंस हैं। अब रिजर्वायर्स जो हैं ये पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ जो मेंशन है, ये आपने इनको ज़रूर पढ़ना है और डिटेल में बुक में आपके लिखे हुए हैं। रिजर्वायर्स में भी डेवलप वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। एक आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास फ्यू हाई हेड प्लांट्स बनाते हैं, लेकिन उसका जो रिजर्वायर है वो बहुत बड़ा है। अल्टरनेटली ये आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटली आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं वो आप इंक्रीज़ करते हैं, रिजर्वायर्स इंक्रीज़ करते हैं। कैपेसिटी जो है वो अगर दोनों की सेम भी है, लेकिन आपकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। एक रिजर्वायर जो है बहुत सारे फ्यू प्लांट्स को जो है वो हाई हेड रिजर्वायर फ्यू प्लांट्स को फीड कर रही है, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे डैम्स हों और वो रिजर्वायर्स हों, और जो अब उनकी कैपेसिटी जो है वो उनसे स्मॉल हो और वो मुख्तलिफ प्लांट्स को जो है वो फीड करे। अब जो वाटर इनपुट वाटर है वो रेस वे से टनल के थ्रू जो है वो बहुत लेंथी हो सकता है। जैसे अभी आपके पास ये जो नए डैम्स नार्दर्न एरियाज़ में बन रहे हैं, ये आपके ये बोई में जो है वो मुजफ्फराबाद वाला जो डैम है ये भी टनल के थ्रू पास करके पावर हाउस तक पहुंचता है। अब आपके पास जो प्लांट्स हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का सिंगल है ये फैक्ट है कि वो डिफ्रेंशिएट करता है द कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर ऑपरेशन मोर देन एनी अदर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी एंड हाईली वेरिड कंस्टेंट्स। इस पे जो कंस्टेंट्स हैं वो आपके पास जो हैं वो इसके जो डायमेंशंस हैं, इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो इसको इसमें ऐड करती हैं। इन मैनी हाइड्रो सिस्टम द जनरेशन ऑफ पावर इज एडजस्टेंट टू द कंट्रोल ऑफ फ्लड वाटर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, और द रेगुलर स्केड्यूल रिलीज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। अब ज़रूरी आपका जो फ्लड वाटर कंट्रोल है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उस दौरान आपके रिजर्वायर में आपके पास कैपेसिटी नहीं है, इस टाइम पर आपने 1 महीने बाद इरिगेशन पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना है, तो उस टाइम पे फिर वो आपका प्लांट जो है वो डाउन रहेगा। आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि आप उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाएंगे। अब फ्लड वाटर में आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप वाटर जो है वो स्पिल आउट करेंगे, तो ये कंट्रोल जो है वो डिफरेंट होता है, ये एक कंस्टेंट जो है वो होंगे। अब रिक्रिएशन सेंटर भी जिस तरह एक कंस्टेंट आ जाएगा कि आपके रिवर के आउटपुट पे उससे आपकी इनकम होती है ना, आप फ्लड इरिगेशन से भी इनकम होती, तो उसी तरह रिक्रिएशन सेंटर्स आपने डेवलप कर लिए हैं, और आपको चाहिए कि उस रिवर को जो है वो आप ड्राई आउट ना होने दें, तो आपको एक ख़ास वाटर जो है वो उससे चाहिए होगा, लेवल उस रिवर में रहे कि डाउन स्ट्रीम पे आपके पास बोटिंग के लिए हो। फिर दूसरा जो है वो जो बोटिंग का जो मिनिमम लेवल है रिवर में वो मेंटेन रहे। और ये फिर दूसरा ये है कि आप नेविगेबल रहे ये जो आपके पास रिवर है कि आप इसमें आपके अगर बोट्स हैं वो जो हैं वो मूव कर सकें। फिर आपने ये भी देखना होता है कि आपने वाटर को कंट्रोल रिलीज रखना होता है। ये भी नहीं होता कि आपका ऑल ऑफ ए सडन आपकी पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई है तो आप सारे टरबाइन ऑन कर दें। आपने आगे इंफॉर्मेशन के कोऑर्डिनेशन के साथ आपने हाई वाटर रिलीज़ करना होता है। जो लोग आगे ऑलरेडी फिशरी के साथ कनेक्टेड हैं
और रिक्रिएशन में अभी इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग जो हैं वो इससे आगे जो वो है मुतासर ना हो। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना हो कि ऑल ऑफ ए सडन आपने कोई भी वाटर को जो है वो रिलीज़ नहीं करना, डाउन स्ट्रीम पे जो है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, डैमेज इफेक्ट हो सकते हैं। और फिर वही फिशरी के लिए आपने वाटर का एक लेवल जो है वो में मेंटेन रखना होता है। और फिर वाटर लेवल जो है, अब जिस तरह इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ अभी इंडिया और उसके साथ हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रीटीज़ हैं कि आप किस टाइम पर वाटर डिस्चार्ज जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो वाटर का डिस्चार्ज है डैम से, वो आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन अंडर सम पॉलिसीज़ और सम कंट्रोल और सम रेगुलेशंस। तो जिसमें मेन जो है वो फ्लड कंट्रोल है, फिर आपके इरिगेशन पर्पसेस हैं, फिर रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं, फिर जो है वो आपके पास डैमेजिंग इफेक्ट जो है वो डाउन स्ट्रीम पे ऑल ऑफ ए सडन हाई वॉल्यूम रिलीज से बचाना है। और फिर फिशरी का जो है वो एक पूरा डिपार्टमेंट है वो होता है। और फिर ट्रीटीज़ होते हैं कि अभी आप देखें कि सिंध कितना पानी यूज़ करेगा, पंजाब कितना यूज़ करेगा, KPK कितना यूज़ करेगा, ये सारी ट्रीटीज़ इसमें शामिल होगी। तो हर एक जो है वो हाइड्रो सिस्टम दूसरे से डिफरेंट होगा। जनरल कैटेगरीज जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हाइड्रो पावर सिस्टम में आपने क्या करना है अभी कि आपने बैलेंस रखना है बिटवीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, थर्मल जनरेशन और लोड के साथ आपने इनको रखना है कि आपका लोड डिमांड फुलफिल हो विद द म्यूचुअल एडिशन ऑफ power from the hydroelectric power plant and the thermal power plant, both following their own constraints. तो नॉर्मली आपका सिस्टम जो हाइब्रिड होता है जिसमें थर्मल भी होते हैं और हाइडल भी होते हैं। ये आप जो प्रॉब्लम्स हैं ये डिस्कस करने के वाली हैं कि अब आपने जो इकोनॉमिक स्केड्यूल ऑफ करना है, तो उसमें इकोनॉमिक स्केड्यूल में आपने स्केड्यूलिंग ऑफ वाटर भी जो है वो वाटर रिलीज इसको कंसिडर करना है, ताकि आपके सारे हाइड्रोलिक कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो फुलफिल हों और आप एनर्जी डिमांड भी जो है वो फुलफिल कर सकें। समटाइम्स आप ये भी करते हैं कि आप नॉर्मली आपके पास थर्मल सिस्टम में आपके पास तो इनपुट एक फ्यूल कास्ट होती है ना, जिसमें फ्यूल यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपके पास इनपुट जो है आइडल में जो है वो आपके पास डिस्चार्ज होता है, क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को नॉर्मली आप एकड़ फीट को आप कोई कॉस्ट भी दे के जो है वो इस तरीके से भी इसको स्केड्यूल करके, जैसे फिर नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि आइडल प्लांट का भी कॉस्ट फंक्शन बना लें और पर यूनिट पर क्यूबिक पर एकड़ फीट जो है आप इसको जो है वॉल्यूम को कॉस्ट दे दें कोई, तो वो थर्मल के साथ मिल के उसकी अपनी कॉस्ट होगी मिलियन BTU। ठीक है, उनकी कॉस्ट के साथ आप जैसे आप उसको सॉल्व करते थे उसके साथ इसको भी कॉस्ट कर लें। हम ये भी इसमें देखेंगे कि हम इसको ऐसे भी स्केड्यूल कर सकते हैं कि हम अपने रिजर्वायर का जो लेवल है वो जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करके जो है वो उसको फिर हम स्केड्यूल करें। लेकिन ये सारा जो है वो हमने सारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करना है कि वाटर जो है वो लेट्स सपोज आपने देखना है कि तरबेला और जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी तरबेला और गाजी बरोथा की, तो तरबेला से वाटर आउटफ्लो होगा तो डाउन स्ट्रीम में जाके जब वो उस पर गाजी बरोथा पे पहुंचेगा तो क्या टाइम इसका होगी, ट्रेवल टाइम क्या होगा, ये सारे आपने कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करना है। बेसिकली अब जिस तरह बाज़ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें जो हाइडल सिस्टम है उसका पोर्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिर आपने जो है वो इकनॉमिकली स्केजुलिंग करनी है सिस्टम की कि ताकि आप मिनिमम कास्ट जो है वो थर्मल यूनिट की जो है वो मिनिमम कास्ट पे रखें। मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपने ऐसे करनी है उसकी हाइडल की कि जो थर्मल की कास्ट है वो मिनिमम हो जाए। तो बेसिकली ये स्केजुलिंग ऑफ एनर्जी है। और
सिंपल सबसे सिस्टम क्या होगा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम कि जिसमें पूरे का पूरा आपका जो लोड जो है वो एक्सपेक्टेड लोड वो कर ले, आपका आइडल कर ले। अब वो नॉर्मली ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो उसके साथ आपने थर्मल को भी आपने रन करना है। अब दो मुख्तलिफ आपके पास जो हैं वो कैटेगरीज में आप इसको कर सकते हैं कि जहाँ पे थर्मल और हाइडल के दरमियान एक ख़ास रेशियो लेट 50-50% दोनों हो सकते हैं, 60-40 हो सकते हैं। और दूसरा एक ऐसा पोर्शन भी है कि आपके पास हाइडल 20 है और 80% आपके पास थर्मल है। तो ये मुख्तलिफ आपके पास कैटेगरीज, आप इनको जो है वो स्केजुलिंग में आपने इनको भी कंसिडर करना होगा। नॉर्मल हम क्या करेंगे कि हम कैसे स्केड्यूल को जो है वो डेवलप करेंगे कि जो थर्मल यूनिट की प्रोडक्शन कास्ट है उनको मिनिमाइज़ करें और उनके साथ रिकग्नाइजिंग ऑल द डाइवर्स हाइड्रोलिक कंस्ट्रेंट्स दैट में एग्जिस्ट। हाइड्रोलिक कंस्ट्रेंट्स में हम जो है वो सारे कंस्ट्रेंट्स को मीट करते हुए हाइड्रोलिक यूनिट हाइडल पावर यूनिट्स को रन करेंगे इन पैरेलल विद द थर्मल यूनिट्स, और हमारा जो थर्मल यूनिट्स का कास्ट हो वो मिनिमम हो। ठीक है, तो ये एक पार्ट था, पहला ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट में हम स्केजुलिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे।